हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम क्लासेस में। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी के 12th के पहले चैप्टर पे बात की थी और हम लोगों ने पढ़ा था कि बायो में जो फर्स्ट चैप्टर है जिसे हम कहते हैं पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन, इस पे हम लोगों ने बात किया था और उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने इस क्लास को बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर आपने अब तक प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो इस क्लास को करने के बाद आप प्रीवियस क्लास को ज़रूर देख लें, ठीक है? क्योंकि प्रीवियस क्लास जब आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक? तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि पुष्प किसे कहते हैं, है ना? हम लोगों ने पुष्प के बारे में पढ़ा था कि पुष्प किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें सारे जनन भाग और अन्य भाग पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, और एक जिसमें बहुत सारे भाग नहीं पाए जाते उसे हम बोलते थे इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है? तो ये बात हमें याद रखना है कि पुष्प बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक कंप्लीट फ्लावर और एक इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है? दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि पुष्प में एक होता है सहायक जनन अंग, है ना? जो सहायक जनन अंग होता है वो जनन में सहायता करता है। सहायक जनन अंग जनन में सहायता करता है, ठीक है? ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर हम लोगों ने बात किया कि पौधों में प्राथमिक जनन अंग भी होता है, जिसे हम लोग प्राइमरी कह रहे थे, ठीक है? और इसे हम लोग कह रहे थे सेकेंडरी, ठीक है? तो प्राइमरी यानी प्राथमिक जनन अंग, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक जनन अंग। तो सहायक को हम लोग द्वितीयक भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ये बात हमें याद रखना है, सहायक को हम लोग क्या कह सकते हैं? द्वितीयक जनन अंग। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो पौधा होता है वो स्पोरोफाइट होता है। कोई भी जो पौधा होता है ना, इसको डिटेल में हम लोगों ने पिछली क्लास में समझाया है। अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। तो पौधा जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि पुष्प का जो तना होता है उसी पर पुष्प वृंत पाया जाता है ना? और उस पर बहुत सारे पुष्प मौजूद होते हैं जिसपे थैलेमस भी होता है, ठीक है? तो सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। पुष्प के दो भाग भी पढ़े थे, सहायक जनन अंग और प्राथमिक जनन अंग। सहायक को हम लोग एसेसरी बोल रहे थे और प्राथमिक को हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह रहे थे। इसमें पूछेगा सहायक में कौन होता है, तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, और मेन वाले में कौन होता है? नर और स्त्री जनन भाग या अंग जो कह दो, ठीक है? तो ये हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक? फिर बच्चों हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किसी भी पुष्प के मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4 और एक और 5 भाग होते हैं। पहले 4 को देखते हैं। एक हम लोगों ने पेडिसल की बात की थी जिसे हम पुष्प वृत्त कहते हैं, जिससे हम किसी पुष्प को पकड़ते हैं, जो डंठल होती है पुष्प को पकड़ने वाली, उसको हम पुष्प वृंत कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था पुष्पासन, पुष्प का आसन, है ना? ये मान लो पुष्प है तो पुष्प जिस चीज पे लगा हुआ है, पुष्प जिस चीज पे लगा हुआ है उसे हम क्या बोल रहे थे? पुष्पासन बोल रहे थे, ठीक? इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था बाह्य दलपुंज, जिसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। फिर दलपुंज जिसे हम लोग कोरोला बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर क्वेश्चन करें कि कैलिक्स की इकाई क्या कहलाती है, तो सेपल, और कोरोला की इकाई क्या कहलाती है? पेटल्स। तो ये याद रखना है, ठीक है? ये सब एकदम रटा होना चाहिए। पुष्प के सारे भाग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है? देखो, इसके बाद पुष्प का हम लोगों ने 5वां भाग पढ़ा था पेरियंथ। तुम्हें याद आया?
हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी पुष्प में सेपल्स और पेटल्स यानी कैलिक्स और कोरोला, जो हरा वाला भाग है और जो कलरफुल भाग है, अगर वो दोनों आपस में चिपक जाए, मतलब इस तरीके से हो जाए आपस में कि उनको अलग से पहचाना ही न जा सके, एक ही में हो जाए, एकदम जुड़ जाए, है ना, तो उसको हम लोग कह रहे थे पेरियंथ, परिदल पुंज। ठीक, इसमें हम लोगों ने दो चीजें सीखी थी कि जो परिदल पुंज होता है उसको टेपल कहते हैं। तो एक हो गया सेपल, एक हो गया पेटल, एक हो गया टेपल, है ना। जैसे कि ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये जो हरा वाला भाग होता है ये कैलिक्स है, ये कोरोला है। ठीक, अब हम दोनों मिल करके अगर किसी फ्लावर में ये दोनों मिलके एक ही स्ट्रक्चर हो जाए, देखो यहाँ कैलिक्स भी पहचान में आ रहा है, यहाँ कोरोला भी पहचान में आ रहा है। बाह्य दलपुंज है ना, बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों यहाँ पहचान में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों घूम फिर करके एक ही हो गए, देखो, है ना। अब इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर ये रंगीन है, कलरफुल है, तो दलाब यानी कि पेटलॉइड होता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है, कंपटीशन में भी आता है, ये याद रखना है, चाहे तुम सीवीटी दोगे, चाहे 12th का बोर्ड दोगे, या फिर कोई भी और कंपटीशन दोगे, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि दलाब या फिर पेटलॉइड कंडीशन क्या होती है। ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है अगर ये रंगहीन हो, मतलब इसमें कलर नहीं हो, एकदम नॉर्मल हो, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सेप्लॉइड। क्या बोलेंगे? सेपेलॉइड। तो सेपेलॉइड रंगहीन के लिए, नॉन कलरफुल, और पेटलॉइड जब ये कलरफुल रहेगा तब। ठीक है, तो कलरफुल और नॉन कलरफुल दो कंडीशन हमें याद रखना है। नेक्स्ट होता है बेटा नर जनन या पुमंग। तो जो ये नर जनन है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एंड्रोसियम, एंट्रस। तो नर जनन को पुमंग कहते हैं, है ना, जो कि पुंकेसर में होता है। इसमें तीन चीजें होती थी, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। ये तो सारे बच्चों को एकदम याद हो गया होगा। परागकोश जो होता है वो पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? क्योंकि इसमें दो पालियां होती हैं जो एक योजी द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि जो एंथर होता है, परागकोश, ध्यान दो, एंथर यानी कि जो परागकोश है, इस परागकोश में, एंथर में दो पालियां होती हैं। पूछेगा कितनी पालियां होती हैं? दो पालियां। इसीलिए इसको हम लोग बाइलोब्ड कहते हैं, है ना, जो एक कनेक्टिव द्वारा जुड़ी रहती हैं और प्रत्येक पाली में दो परागकोश होते हैं। तो इसको याद है, इस तरह से हम लोगों ने बनाया था। ये देखो, ये दो कॉलम हो गया, दो परागकोश, एक ये, और ये देखो योजी द्वारा जुड़ा हुआ है ना। ये इसका योजी है, ये योजी हो गया। ठीक, उसके बाद इसमें देखो कॉलम भी है, प्रत्येक में देखो ये दो लोग हो गए, एक और दो, और इसमें देखो एक यहाँ पे परागकोश, एक यहाँ परागकोश, एक यहाँ परागकोश, एक यहाँ परागकोश। तो इसको कहते हैं बाइलोब्ड डाइथिकस, बाइलोब्ड डाइथिकस। ठीक है, अभी इसका डायग्राम हम लोग और डिटेल में देखते हैं। ठीक, इनमें परागकण, पॉलिन ग्रेन भरे होते हैं। तो क्वेश्चन आएगा पॉलिन ग्रेन कहाँ भरे होते हैं? तो क्या बताओगे? परागकोश में। पॉलिन ग्रेन कहाँ भरे होते हैं? परागकोश, पॉलिन सैक। ठीक, अंकुरण करके ये नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। नर युग्मकोद्भिद मतलब होता है मेल गैमेट। मेल गैमेट को हिंदी में
नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, तो आ जाओ कुछ बातें और डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो ये जो परागकण है ना, ये परागकोश है, इसी के अंदर परागकण बनेगा। तो जो ये परागकण होगा ये अंकुरित होकर के मेल गैमेट बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा उसको भी हम लोग समझेंगे। चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जायांग। जायांग यानी कि गाइनोसियम। देखो, गाइनोसियम में जो वर्ड लगा हुआ है गाइनी, गाइनी हमेशा फीमेल टर्म के लिए यूज किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम होता है गाइनोसियम। गाइनी मतलब गाइनोसियम। ठीक है, देखो यह पुष्प का चौथा और अंतिम इंपॉर्टेंट भाग है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई पुष्प का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, पुष्प का अंतिम पार्ट क्या है ना, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। यह पुष्प का सबसे अधिक सुरक्षित और भीतरी भाग है। तुम्हें याद है मैंने बताया था कि पुष्प में अगर कोई पुष्प हम देखते हैं मान लो, तो इसके एकदम अंदर में ये गाइनोसियम छुपा रहता है, इसको आप देख नहीं सकते हो, है ना, एकदम अंदर छुपा हुआ होता है। तो ये पुष्प का सबसे अंदर का भाग है। इसकी इकाई स्त्री केसर। ठीक है, जायांग की इकाई स्त्री केसर, तो हिंदी में जायांग या गाइनोसियम बोलेंगे, और इसकी जो इकाई होगी उसको हम स्त्री केसर यानी कि कार्पेल, ठीक है, या फिर पिस्टिल भी बोलते हैं। तो कई लोग इसको कार्पेल बोलते हैं और कई लोग इसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कार्पेल क्या है, पिस्टिल क्या है, तो हमें याद रखना है कि कार्पेल का मतलब होता है जो फीमेल भाग है, तो गाइनोसियम की इकाई को पिस्टिल बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई फ्लावर है, तो इस पे बहुत सारे कार्पेल लगे होंगे, तो इस पूरे को हम गाइनोसियम कह रहे हैं। और किसी एक को अगर हम देखें, ठीक है, ये सब जो लगा हुआ है ये सब गाइनोसियम है, बहुत सारा लगा हुआ है। एक फूल पे कई सारा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो मान लो बहुत सारा है, इसमें से किसी एक को अगर हम देखें तो इसको हम जायांग बोल रहे हैं। पूरे गुच्छे को क्या बोल रहे हैं, जायांग। और जब किसी एक की हम बात करते हैं, ये एक, जब हम किसी एक की बात करेंगे तो इस एक की जब बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं स्त्री केसर। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, स्त्री केसर यानी कि कार्पेल या फिर पिस्टिल। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कार्पेल और पिस्टिल किसे कहते हैं, या तुमसे हो सकता है एग्जामिनर पूछ दे वाइवा में कि भाई कार्पेल या पिस्टिल किसे कहते हैं, तो बताओगे कि सर फीमेल भाग को जायांग कहते हैं पूरे, और उसमें से जब हम किसी एक की बात करें तो उसे हम कहेंगे पिस्टिल या कार्पेल यानी कि स्त्री केसर। ठीक है, या फिर अंडब भी कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में स्त्री केसर को अंडब भी कह सकते हैं। ये पुष्प का मादा जनन भाग है, जो कि प्रत्येक अंडक में या मेगाफिल में 3 भाग होते हैं, है ना, जिसमें सबको पता है कि ओवरी होता है, ओव्यूल होता है और स्टाइल होता है। यानी कि हल्का सा बना लेते हैं, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ठीक, ओवरी जिस स्थान पे होता है, ये ऐसा होता है ओवरी, तो ओवरी जिस स्थान पे होता है, जैसे मान लो ये कोई स्थान है, इसी स्थान पे ओवरी होगी, इस स्थान को लोक्यूल कहते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं, लोक्यूल। यानी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरी यानी अंडाशय, ओवरी यानी अंडाशय। ठीक, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल का मतलब होता है बीजांड, ओव्यूल मतलब बीजांड।
ठीक, तो पहले तुम ये याद रखो कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है। ठीक, तो स्टिग्मा यानी वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इसको तुम कह सकते हो वर्तिकाग्र, ये देखो वर्तिका, ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा ये वर्तिका है, और ये क्या है, अंडाशय। तो किसी भी पुष्प के फीमेल भाग के इतने भाग होते हैं, और ये हो गया बीजांड। ठीक है, इतनी अगर बात समझ में आ गई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, देखो पेपर में तुमसे पूछेगा कि ये जो बीजांड है इसको और क्या कह सकते हैं, तो बीजांड को हम लोग कह सकते हैं मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, अभी इस पे और आगे हम लोग बात करेंगे। तो मेगा स्पोरेंजियम, अभी इतना याद रखो कि बीजांड को मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी। तो गुरु बीजाणुधानी किसको बोलते हैं, बीजांड को बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो बीजांड होता है ये आगे चलकर बीज का निर्माण करता है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बीज का निर्माण किससे होता है, तो बीज का निर्माण बीजांड से होता है, और फल का निर्माण, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। तो अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक चार्ट है, इस चार्ट से हम चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चार्ट पे हम लोग बात करेंगे, उसके बाद लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी पे आएंगे। तो ये हम लोगों ने अभी तक प्लांट फ्लावर के सारे पार्ट्स देख लिए। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोगों को याद हो गया है, तो आगे की बातचीत हम लोग करते हैं। देखो किसी भी पुष्पांग में, पुष्प में नर जनन भाग और स्त्री जनन भाग है। तो इसमें क्या क्या आता है, देखो नर में जो पुंकेसर होता है इसको हम लोग स्टेमन कहते हैं। क्या कह रहे हैं, स्टेमन। स्टेमन जो है ये क्या शो करता है, अगर तुमसे कभी पेपर में पूछ दे कि स्टेमन क्या शो करता है, माइक्रोस्पोरोफिल। क्या शो करता है, क्या प्रदर्शित करता है, माइक्रोस्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोरोफिल को हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं लघु बीजाणुपर्ण। ठीक है, यानी कि जो परागकण है उसको जब तुम मिट्टी में डालोगे या किसी भी फ्लावर फीमेल पे डालोगे तो चने की तरह अंकुरित होने लगता है ना। तो उसी कंडीशन के लिए हम लोग टर्म रखते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। इसी तरह से परागकोश होती है, तो जो परागकोश है इसे हम लोग एंथर या पॉलन सैक कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में इसे लघु बीजाणुधानी या परागधानी ये प्रदर्शित करता है। तो परागकोश के अंदर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी या परागधानी होता है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि परागकोश के अंदर क्या मौजूद होता है, तो परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी या परागधानी होता है, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक, तो अगर तुमसे कभी पूछ दे कि माइक्रोस्पोरेंजियम किसे कहते हैं, ये चार्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार्ट हो गया तो तुम्हारे की कोई भी एमसीक्यू नहीं छूटेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न एकदम आराम से बन जाएगा सारे कंपटीशन का, ये बात एकदम याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से परागकण है, तो परागकण को पॉलन ग्रेन बोलेंगे, और ये क्या शो करता है, ये प्लांट का लघु बीजाणु कहलाता है, माइक्रोस्पोर। तो क्वेश्चन आएगा कि प्लांट का माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि प्लांट का माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु हम परागकण को कहते हैं। इसी तरह से अंकुरित परागकण, जो अंकुरित परागकण है जिसे जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। जब परागकण किसी
तो अंकुरित होने पर वो क्या बनाता है? नर युग्मकोद्भिद। तो ये टर्म हम लोग यूज करते हैं परागकणों के अंकुरित होने पर, जिसे हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो नर में इतने कॉन्सेप्ट तुमसे पूछेगा, इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट न है न आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पुंकेसर, परागकोश, परागकण, अंकुरित परागकण। ठीक है, इतना याद रखना है। चलो अब हम लोग फीमेल की बात करते हैं। देखो जो फीमेल भाग है, इस फीमेल भाग में जायांग होता है। जायांग को हम लोग कार्पेल कहते हैं। ठीक है, तो जो जायांग होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कार्पेल। कार्पेल जो होता है वो बनाता है गुरु बीजाणु पर्ण। तो तुमसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि भाई ये गुरु बीजाणु पर्ण क्या है बता दो, तो तुम बताओगे कि सर ये मेगा स्पोरोफिल। जो मेगा स्पोरोफिल है वो हम कार्पेल को कहते हैं, सीधा सीधा। इसी तरह से बीजांड, बीजांड जिसको ओव्यूल कह रहे थे, अभी बताया यहाँ पे, देखो ये बीजांड, बीज, ओव्यूल है ना। तो जो बीजांड है ये गुरु बीजाणुधानी कहलाता है। तो बीजांड जो है वो मेगा स्पोरेंजियम, तो जायांग बनाता है मेगा स्पोरोफिल, और जो ओव्यूल है वो बनाता है मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम, ये देखो टर्म्स ना बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो मैंने इसका एक सिंपल सा तरीका आपको बता दिया है कि आप आसानी से इसको याद कर सकें। ठीक है, इसी तरह से भ्रूणकोश होगा जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। अभी इसका डायग्राम आपको दिखाएंगे। इसमें होता है मादा युग्मकोद्भिद, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे यहाँ पे देखो मेल गैमेटोफाइट है, नर युग्मकोद्भिद। इसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट होगा, फीमेल युग्मकोद्भिद। इसी तरह से अंड होता है, एग। एग जो होता है वो फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्म कहलाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलो, तो ये तो हो गया बेसिक्स। फ्लावर के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए। अब यहाँ से हम लोग पॉलिन ग्रेन के बारे में डिटेल करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पॉलिन सैक यानी कि मेल गैमेटोफाइट, मतलब लघु बीजाणुधानी परागकोश या नर युग्मकोद्भिद। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा लघु बीजाणुधानी पर टिप्पणी लिखिए। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, या कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि लघु बीजाणुधानी से क्या समझते हो, या फिर लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, या लघु बीजाणुधानी की संरचना बताओ। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन, आपको आंसर वही लिखना है जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे समझा रहे हैं यही आपको आंसर में लिखना है। ठीक, तो चलिए, लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम जब एक परागकोश के अनुप्रस्थ काट को हम देखते हैं तो इसमें दो पालियां दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानी होते हैं जिसे हम परागकोश कहते हैं। मतलब कि वही बात जो अभी बताया, एक परागकोश ले लेते हैं, ये एंथर हो गया। अब तो याद हो गया होगा, एंथर फिलामेंट कनेक्टिव। ठीक, तो ये एंथर हमने ले लिया। अब इसको हम ऐसे काट देते हैं, ऐसे अनुप्रस्थ सेक्शन ऐसे। तो जब हम इसको काट देंगे तो काटने के बाद प्रत्येक सेक्शन में दो पालियां दिखेंगी। एक ये सेक्शन, इसमें एक ये पाली है, एक ये पाली।
एक ये पाली एक ये पाली। तो पहले तो ये दो पालियों में है ना। इसके बाद इसमें भी दो पालियां हैं, है ना। तो टोटल कितने हो गए? 4। ये देखो इस तरह की संरचना बन गई ना। प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु धानियां, तो यानी एक परागकोश में, है ना, दो लघु बीजाणु धानी है, पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया है। अतः प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि एक जो एंथर तुम देखते हो ये, इसमें कितने लघु बीजाणु होते हैं? बोलोगे सर 4 होते हैं। कैसे होते हैं ये देख लो। ठीक बात। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में कई लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं। मतलब कि ये जो एक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसको अगर हम थोड़ा बड़ा करके दिखाएं, मान लो किसी एक को दिखाते हैं, मान लो ये कोई एक है, इस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, है ना। अभी हम लोग देखेंगे इसकी कोशिका। अंदर से जब उसको देखोगे ना, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये 4 होगा ऐसे, 1 2 3 4। तो हम लोग किसी एक को देख रहे हैं। तो इनके अंदर प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में कई लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं, ये जो देख रहे हो, ये लघु बीजाणु जनन कोशिका। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि है तो एक में दो है, तो दो में 4 हो गया, 1 2 3 4। तो प्रत्येक में कितने हैं? तो कई सारे लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं, और इनके चारों ओर पोषक कोशिकाओं का एक स्तर होता है जिसे हम टैपेटम कहते हैं। ठीक है। तो आज हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस पूरे कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है। देखो पहले हम लोग लघु बीजाणु धानी का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक बना के हम लोग देखते हैं। मेरे साथ सभी बच्चे बनाओ। ठीक है, इसको बनाते हैं पहले, और बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। मेरे साथ ही सभी लोग बनाइए। पेपर में कभी भी क्वेश्चन आएगा कि लघु बीजाणु धानी की संरचना समझाओ, तो तुम्हें ये डायग्राम पता होना चाहिए एकदम अच्छे से।
ठीक है। इस तरह से इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, पूरी भरी रहती हैं। ये डायग्राम मैं इसलिए बनवा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि बनाना कैसे है। बहुत सारे बच्चे डायग्राम बना नहीं पाते हैं, और बायो में अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो आपका डायग्राम बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए डायग्राम की, और आप सीख भी लो कि कैसे बनाना होता है। कोई डायग्राम देखने में बहुत कठिन लगता है, बट अगर आप उसको ट्रिक की सहायता से बनाओगे तो वो कभी कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, इसी तरह से आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से इसमें बहुत सारी सेल्स भरी होती हैं। देखो ये जो 4 पालियां होती हैं ना, ये चारों पालियों में बहुत सारे सेल्स होते हैं, और इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से पराग कणों का निर्माण होता है। ये डायग्राम एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आ जाए, ये जरूर आता है, 100% फिक्स क्वेश्चन है। माइक्रोस्पोरेंजिया का चित्र बना के दिखाओ, ठीक है। तो ये एग्जाम में जरूर पूछता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा दिखता है, इसका चित्र बना के दिखाओ भाई। देखो इसके अंदर सेल्स होते हैं बहुत सारे, इस तरीके के चारों में होंगे, इसी तरह से यहाँ भी होगा, ठीक। अब इसका नाम लिख लेते हैं, कौन सा लेयर है। देखो सबसे बाहर होता है इंडोडर्मिस, सबसे बाहर क्या होता है, इंडोडर्मिस। तो सबसे पहले जो लेयर होती है उसका नाम है इंडोडर्मिस। उसके बाद ये जो लाल वाला देख रहे हो, इसको कहते हैं इंडोथीसियम। अभी इसको हम लोग हिंदी में आगे सीखेंगे, ठीक है। पहले नाम देख लो पेपर में कैसे कैसे आता है। तो इंडोडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। यही देखो हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे, बिना डायग्राम के कैसे समझेंगे। तो 4 चीज़ें होती हैं जब भी तुम किसी भी लघु बीजाणुधानी को देखोगे। माइक्रोस्पोरेंजियम को यानी लघु बीजाणुधानी को, तो इससे हमें 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। कितनी चीज़ें देखने को मिलेंगी, 4 चीज़ें। ये जो 4 चीज़ें हैं इसमें सबसे पहले मिलेगा इंडोडर्मिस, उसके बाद इंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर और उसके बाद टैपेटम, ठीक है। इन 4 चीज़ों से मिल करके हमारा ये स्ट्रक्चर बना है। अब आ जाओ पीछे कुछ चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद इस पे वापस आते हैं। देखो कह रहा है कि प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में कई लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं। कितनी, कई लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं। देखो ये मैंने बनाया है, कई लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं, ये है ना, ये जो लाल लाल देख रहे हो ये सब
लघु बीजाणु जनन कोशिका। ठीक, तो कई लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं ये चारों में मौजूद हैं। ठीक, टैपेटम बाहर की ओर होता है, जो बीजाणु धानी की दीवार होती है, जो कोशिकाओं के कई स्तरों की बनी होती है। बाह्य स्तर को एपिडर्मिस के ठीक नीचे एंडोथीसियम कहलाता है। इसकी कोशिकाओं पर पट्टिकाओं के समान तंतुवत उभार होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो आ जाओ समझ लेते हैं इसको, जो लाइनें कह रही हैं। देखो, इस पूरे कंडीशन को जब हम देखेंगे तो इसमें कई सारे लेयर्स होते हैं। हम लोग 4 ही लेयर देखते हैं, बट अगर तुम और डिटेल में पढ़ना चाहो तो इसमें एक सबसे बाहर का लेयर होता है। एक सबसे बाहर का लेयर होता है। जो सबसे बाहर का है उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, बाह्य स्तर। उसके बाद होता है इंडोडर्मिस। हालांकि इंडोडर्मिस बहुत सी जगहों पे नहीं भी दिया रहता है, तो ये तुम्हें याद रखना है। अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखोगे तो बेसिकली एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम सीधे दे देता है कि सबसे बाहर एपिडर्मिस फिर एंडोथीसियम। तो जैसे भी याद कर सकते हो, इस तरफ से भी याद कर सकते हो, ये जानते भी रह सकते हो, क्योंकि कभी कभी ना कॉम्पिटिशन में ये नाम भी आ जाता है। अब बच्चों को लगता है कि अरे ये नाम तो था ही नहीं बुक में, हमने पढ़ा ही नहीं, तो फिर ये याद रखना है। ठीक है, तो एपिडर्मिस फिर एंडोडर्मिस, और इसको अगर हटा दो तो एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम। ये सब देखो लेयर्स हैं। ये देखो 1 लेयर, 2, 3, 4, 5 है ना। तो ये जो लेयर्स है ना, ये लेयर्स सुरक्षा करती हैं। इस पूरी व्यवस्था की सुरक्षा का काम, दीवार का काम ये लेयर्स करती हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर्स सुरक्षा का काम करती हैं, दीवार का काम करती हैं, इनको अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे बाहर एपिडर्मिस हो गई। उसके बाद जो दूसरी लेयर है वो है एंडोडर्मिस, है ना। उसके बाद होती है एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर। ये इनका सीक्वेंस है। तो कभी भी तुमसे पेपर में पूछेगा कि अगर मान लो तुमसे कभी पेपर में पूछ दे कि हमें एपिडर्मिस है, उसके बाद एंडोडर्मिस है और फिर एंडोथीसियम है, तो इन सब का काम क्या है, क्या करते हैं ये, तुम बताओगे ये सब दीवार हैं जो सुरक्षा करते हैं। जैसे घर का दीवार होता है, घरों में हम लोग दीवार बनाते ही हैं, है ना। तो जो घर का दीवार होता है वो बेसिकली यही करता है। घर का दीवार, घर के दीवार का काम क्या है? सुरक्षा करना। तो ये सबसे बाहर का लेयर सुरक्षा कर रहा है, उसके बाद ये दूसरा दीवार है जो सुरक्षा कर रहा है, ये तीसरा दीवार है, ये चौथा और ये पांचवा। पेपर में क्वेश्चन आएगा सबसे बाहरी दीवार का नाम बताओ, तो सबसे बाहरी दीवार का नाम है एपिडर्मिस। बोलेगा सबसे अंतिम दीवार का नाम बताओ, तो अंतिम दीवार का नाम है टैपेटम। अंतिम दीवार का नाम क्या है? टैपेटम। ये याद रखना है। इसमें एक चीज और है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि मिडिल लेयर कहाँ पाया जाता है, मध्य स्तर। तो कई लोगों को लगता है कि मध्य स्तर तो मध्य में होना चाहिए, तभी तो उसका नाम मध्य स्तर है। लेकिन मध्य स्तर मध्य में नहीं है। मध्य स्तर जो है वो देखो अंदर में है ना। मध्य में कहाँ है? देखो पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है। ये तो बाद में आ रहा है ना, तो बाद में आ रहा है, लेकिन इसका नाम क्या है? मध्य स्तर। ठीक है, तो ये हमें बात याद रखना है। तो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। देखो ये जो लेयर है ना, ये सुरक्षा के साथ साथ पराग कणों के झड़ने में भी सहायता करते हैं। मतलब जब परागकण बन गया, बनने के बाद जब ये सूख जाता है, परागकण तैयार हो जाता है, तो ये जो दीवार है ये प्रस्फुटित हो जाती है। प्रस्फुटित होना मतलब फट जाना, प्रस्फुटित होना यानी फट जाना। तो ये दीवार जो है फट जाती है, जैसे परागकण बाहर निकल जाते हैं। तो पराग कणों के बाहर निकलने में ये लेयर सहायता करती है। ठीक है, टैपेटम क्या करता है इसको हम लोग देखते हैं, टैपेटम के बारे में सीखते हैं। देखो जो टैपेटम होता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा
देखो टैपेटम जो होता है इसमें काफी ज्यादा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एवं कई सारे केंद्रक होते हैं। यह पराग कणों को पोषण देने कार्य करता है। तो ये पराग कणों को पोषण देने का कार्य करता है। तो जो टैपेटम होता है ना, जब उसको हम देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा कोशिका द्रव्य होता है और बहुत सारा केंद्रक होता है। तो याद रखना, जब भी किसी संरचना के अंदर बहुत सारा कोशिका द्रव्य हो, बहुत सारा केंद्रक हो, तो वो बेसिकली पोषण देने का काम करती है। ठीक है, तो ये पोषण देने का काम करते हैं। किसको? पराग कणों को। तो टैपेटम का काम समझ में आया, पोषण देने का काम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है। ठीक है, तो जो टैपेटम है देखो सबसे निचला स्तर है, सबसे अंतिम स्तर, और बिल्कुल नजदीक भी है। तो इसका काम यही होता है, अगर ये पोषण नहीं देगा तो परागकण बनेगा ही नहीं। तो इनका काम होता है कि ये इनको पोषण दें ताकि इनसे परागकण बन सके। ठीक है, आ जाओ दिखाते हैं। देखो क्या लिखा है, टैपेटम सबसे बाहर की ओर बीजाणुधानी की दीवार होती है जो कोशिकाओं के कई स्तरों की बनी होती है। बाह्य स्तर एपिडर्मिस के ठीक नीचे एंडोथीसियम। अभी हमने देख लिया कि एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम होता है ना। फिर लघु बीजाणु जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो लघु बीजाणु जो जनन कोशिका है, लघु बीजाणु जनन कोशिका किसके माध्यम से? अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो यहाँ पे याद रखना कि पॉलिन ग्रेन का जो निर्माण है, पॉलिन ग्रेन का यानी पराग कणों का जो निर्माण है वो किस माध्यम से होता है? अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से। और टैपेटम का काम क्या है? पोषण देना। टैपेटम का काम क्या है? पोषण देना। बात समझ में आया? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने पुष्प के सारे भाग, उनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन, साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि पुष्प में जो नर स्त्री भाग है उसमें क्या क्या होता है, लघु बीजाणुधानी कैसा होता है, उसके कौन कौन से लेयर्स होते हैं, टैपेटम का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। इसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।